यूपीएससी की तैयारी में खास करके अगर हम करंट अफेयर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि आईआर है, उसमें कई बार हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स अनदेखे कर देते हैं ये सोच के कि अरे यार क्या पता ये ना ही आए। तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चाहे तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। 15 घंटों का ये क्रैश कोर्स है जो कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करता है। आप चाहे इंडिविजुअल आईआर का क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली एट द कॉस्ट ऑफ 3000 रुपीज, या फिर आप चाहे रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों 28 मार्च विच इज डे आफ्टर टुमारो, मैं रैपिडली सुबह से लेकर शाम तक यानी कि लगभग 8 घंटों में पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाला हूं उन बच्चों के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए कूपन कोड मेरा रैंक यूज कर लेना और हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कर लेना। 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, और आज की वीडियो में डेलिबरेटली मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका कवर करी हैं ताकि 5 क्वेश्चंस और आप 5 कॉन्फ्लिक्ट्स अफ्रीका की कवर कर सकते हैं। 5 ऐसी यूनिक बातें रिलेटेड टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कि आज इस वीडियो को देख के आप खत्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल के टुवर्ड्स। पहला सवाल बात कर रहा है साउथ सुदान के बारे में। साउथ सुदान को लेके अभी मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था, प्लीज देखें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, आप आंसर भी करें क्या आपको सही लग रहा है। यहाँ पे पॉज करो, देखो क्या आपको सही आंसर लग रहा है। 3 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन इजी है। अगर आपने आज सुबह वीडियो देखा है तो 2 ऑप्शंस तो आप निकाल पाओगे, तीसरा ऑप्शन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे डी, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है। साउथ सुदान को 2011 में इंडिपेंडेंस मिला, रेफरेंडम हुआ था और रेफरेंडम के चलते साउथ सुदान के 99% लोगों ने यह कहा कि हमको आजादी चाहिए। विद इन सुदान 2 बारी सिविल वॉर हो चुका था। एक तो जब सुदान को आजादी मिली इजिप्ट और ब्रिटिश से बैक इन 1956, तो 1956 से 1982 पहला सिविल वॉर हुआ सुदान में, और 1982 से लेकर 2005 के बीच में सेकंड सिविल वॉर हुआ सुदान में। और 2005 में जब सेकंड सिविल वॉर खत्म हुआ इन सुदान, तो 2005 में कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, जिसके चलते इस पीस एग्रीमेंट के चलते 2011 में एक रेफरेंडम हुआ। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ये जो 2018 में रीवाइटलाइज्ड पीस एग्रीमेंट साउथ सुदान में साइन किया गया था, उसके चलते यहां पे प्रेसिडेंट साल्वा कीर जो कि टोपी में जिन्होंने हैट पहना हुआ है, और यहां पे आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट रीक मशार वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साल्वा कीर, इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग रहेगा। यह बात 2018 के रीवाइटलाइज पीस एग्रीमेंट में तय करी गई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2013 से साउथ सुदान में सिविल वॉर चल रहा है। देखिए दुर्भाग्य क्या है कि 2011 में यह देश आजाद होता है। साउथ सुदान में ज्यादातर जो लोग हैं क्रिश्चियंस हैं और अफ्रीकन एथनिसिटीज में से बिलोंग करते हैं, और सुदान की बात करें, सुदान में जो लोग हैं वो अराबिक मुस्लिम्स हैं। तो 2011 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, लेकिन विद इन साउथ सुदान अगेन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं। एक प्रोमिनेंट ट्राइब है दिनका ट्राइब जिसमें से साल्वा कीर आते हैं, और दूसरी ट्राइब है न्यूएर ट्राइब NUER जिसमें से रीक मशार आते हैं। अब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के लॉयलिस्ट के बीच में लड़ाई चल रही है। स्टेटमेंट 3, द UNISFA यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर आबे, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज टास्क विद मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द डिस्प्यूटेड आबे रीजन। ये आबे रीजन कौन से 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट रखता है? साउथ सुदान और सुदान के बीच में। आबे रीजन इज रिच इन ऑयल रिजर्व्स, इसी करके सुदान के बनने के बाद भी और सुदान और साउथ सुदान के बॉर्डर्स डीमार्केट होने के बाद भी आबे रीजन को अभी भी डिस्प्यूट में रखा गया है। दोनों कंट्रीज आबे रीजन को अपना क्लेम करते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी यहां पे UN पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात है, और ये रीजन इज वेरी रिच इन ऑयल रिजर्व्स, इसी करके इस रीजन के ऊपर नजर दोनों सुदान और साउथ सुदान की है। अगला क्वेश्चन कॉन्गो पे जाते हैं, DRC पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कमेंट करते रहे, देखते रहे कि आपको सही आंसर लग रहा है। सही मार्क्स कितने हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 3 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी करेक्ट लग रही हैं? पॉज करो। सही आंसर है, तीनों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो M23 रिबेल ग्रुप है, यस ये 23 मार्च 2009 में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, और ये पीस एग्रीमेंट हुआ था तो एक जो M23 रिबेल ग्रुप का जो प्रीडेसेसर था उसका नाम क्या था? CNDP, द नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ पीपल। ये जो ग्रुप था इसने कॉन्गो की सरकार के साथ यानी कि DRC की सरकार के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था। वो पीस एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई ईस्टर्न पार्ट ऑफ DRC में, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ DRC है जहां पे आपका नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू और इतूरी रीजन आ जाता है, तो CNDP वाले लोगों ने साइन किया था कि हाँ हम यहां पे वायलेंस नहीं करेंगे। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो ईस्टर्न पार्ट है DRC का, यहां पे कोबाल्ट और कोल्टान जैसे रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ DRC में ये जो CNDP ग्रुप था जो कि आगे जाके M23 रिबेल ग्रुप बना,
वो कौन सी कम्युनिटी में से था? तुत्सीज कम्युनिटीज में से था। और तुत्सी कम्युनिटी के लोग कौन से लोगों के खिलाफ थे? हुतूस के खिलाफ थे। हुतूस के खिलाफ क्यों थे? बिकॉज 1994 में रवांडा में क्या हुआ था? जेनोसाइड हुआ था, जहां पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन तुत्सी कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए इतने सालों से तुत्सी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो रिबेल्स हैं, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में बदला लेने के लिए हुतूस कम्युनिटी के लोगों को मार रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, एक लुसाका सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था। लुसाका कहां पे है? जाम्बिया में है। लुसाका सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था विच एंडेड द सेकेंड कॉन्गो वॉर, और इसके चलते एक यूएन मिशन बना था विच इज MONUC। ये यूएन मिशन कॉन्गो में बना था। Lusaka ceasefire agreement was a peace agreement signed in July 1999 to end the second Congo war, जो कि 98 से 2003 के बीच में चल रही थी, और इसमें कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज और वेरियस आर्म्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। अब प्राइमरली ये जो लुसाका सीजफायर एग्रीमेंट था, तो कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? डीआरसी, रवांडा, युगांडा, अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी इस सिविल वॉर में जो कि कॉन्गो में हो रहा था। तो डीआरसी को सपोर्ट करने के लिए अंगोला भी था, जिम्बाब्वे भी था, नामीबिया भी था, और डीआरसी के खिलाफ रवांडा, युगांडा ये लड़ाई लड़ रहे थे। बिकॉज जो रिबेल्स जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में थे, उनको सपोर्ट कौन दे रहा था? उनको हथियार कौन दे रहा था? वो रवांडा और युगांडा की सरकारें दे रही थी। देन थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्स इंटरवेंशन ब्रिज ये 2013 में स्टैब्लिश हुआ गया था। ये इकलौता यूएन पीस कीपिंग यूनिट है जिसके पास ऑफेंसिव मैंडेट है। नहीं तो आमतौर पे यूएन पीस कीपिंग मिशंस के पास ऑफेंसिव मैंडेट नहीं होता। इसके पास ऑफेंसिव मैंडेट है टू एंगेज एंड न्यूट्रलाइज एनी काइंड ऑफ आर्म्ड एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द रिबेल ग्रुप M23। तो ये एफआईबी के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। एफआईबी में 3000 ट्रूप्स हैं। इनिशियली जो थे कौन सी कंट्रीज में से थे? साउथ अफ्रीका, तांजानिया, मालावी। पहला और इकलौता यूएन पीस कीपिंग फोर्स है जिसके पास ऑफेंसिव मैंडेट है, ये आपको बात याद हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे सुदान पे चलते हैं। तो पहले पे हम गए साउथ सुदान, दूसरे पे गए डीआरसी, अब हम जा रहे हैं सुदान पे। तो थर्ड क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स हैं। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन सुदान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे देखो, पॉज करो, नजर मारो, और सही आंसर क्या है मुझे बताओ। पॉज कर लिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन 3 गलत क्यों है वो आपको बता देता हूं। यूएन और अफ्रीकन यूनियन ने डायरेक्ट सैंक्शंस सुदान की मिलिट्री लीडरशिप पे नहीं इंपोज करे हैं। सुदान को सस्पेंड कर दिया है अफ्रीकन यूनियन ने, वो बात सही है। यूएन ने लेकिन कोई सैंक्शन इंपोज नहीं करे, लेकिन कंडेम करा है जो भी सुदान में हो रहा है। जहां तक पहले और दूसरी स्टेटमेंट की बात है वो बिल्कुल सही है। सुदान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो पावर टसल है बिटवीन द आर्मी ऑफ सुदान एंड द पैरामिलिट्री फोर्स विच इज द रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, RSF जिसको कहते हैं। इन दोनों आर्म्ड विंग्स के बीच में लड़ाई है। और जो ओरिजिन है RSF का, यानी कि जो पैरामिलिट्री विंग है सुदान की, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, दैट कैन बी ट्रेस टू द कॉन्फ्लिक्ट जो कि 2003 में दरफूर रीजन में हुई थी। यहां पे मैप में देख लो दरफूर रीजन को, ये देखो, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ सुदान दरफूर रीजन है। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज में प्लेसेस इन न्यूज भी कवर हो रही हैं, सो बी स्मार्ट एंड कवर ऑल दीज प्लेसेस वेरी नाइसली। अफ्रीका पिछले 3 सालों में, 8 साल मुझे पढ़ाते को हो गए, 3 सालों से लगातार अफ्रीका रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में आ रहे हैं। सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, प्लीज पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन। और ये सब बातें बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर करी है, चाहे तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सेल करने को नहीं कह रहा हूं, भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इतना डिटेल में आईआर का क्रैश कोर्स आपको कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मिलने वाला, ये दावे से कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। ऑलराइट, जो थर्ड स्टेटमेंट था वो आपको मैंने बताया कि थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट है। यहां पे करेक्ट लिखा गया, इट्स इन, एक सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट हाँ इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। यहां पे इसको, ये जो है, ये चेंज जो मैंने करा है इसको यहां पे कर लेना। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन इंपोज करे हैं सुदान पे, लेकिन यूएन और अफ्रीकन यूनियन ने, यूनाइटेड नेशन और अफ्रीकन यूनियन ने कोई सैंक्शन इंपोज नहीं करे हैं। अगला सवाल तिग्रे रीजन क्राइसिस की बात कर रहे हैं। 2020 में हुआ था तिग्रे रीजन क्राइसिस, याद है कुछ? अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रुचि रखते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो तिग्रे क्राइसिस के बारे में जरूर सुना होगा। 4 स्टेटमेंट्स है। क्या सही आंसर है बताएं? पॉज करें, देखें, ध्यान से पढ़ें। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3। स्टेटमेंट 4 गलत है, 1 2 3 सही है। स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है? इरिट्रिया, स्टेटमेंट क्या कहता है? इरिट्रिया जो कि बॉर्डर शेयर करता है तिग्रे रीजन के साथ, ये बात बिल्कुल सही है। इरिट्रिया बॉर्डर शेयर करता है तिग्रे के साथ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। इरिट्रिया ने न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करी तिग्रे और इथियोपिया की लड़ाई में। अब तिग्रे जो है ना, एक इन्वर्टेड एल शेप्ड रीजन है विद इन इथियोपिया,
और इरिट्रिया ने सरप्राइजिंगली इथियोपिया की मदद करी थी अगेंस्ट द तिग्रे फोर्सेस। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 30 साल, लगभग 30 साल के लिए इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में सिविल वॉर था। आपको यह भी बता दूं कि 1992 में इरिट्रिया इथियोपिया से अलग हुआ था। पहले इरिट्रिया भी अखंड इथियोपिया का पार्ट था, लेकिन 91-92 में इरिट्रिया इथियोपिया से अलग हुआ। 1998 से लेकर 2018 तक दोनों इरिट्रिया और इथियोपिया में सिविल वॉर रहा। और जब इथियोपिया के जो अभी रूलिंग प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं इथियोपिया के, तब सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो सिविल वॉर है इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में वो बंद कराते हैं, जिनके चलते अबी अहमद को एक नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब इरिट्रिया की फौज कंबाइंड विद इथियोपिया की फौज, दे वर फाइटिंग द पीपल इन द तिग्रे रीजन। तो तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, आपको यह भी बता दूं, डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी इन अ वेरी लूज फेडरेशन ऑफ इथियोपिया। 1991 से लेकर 2018 तक तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट वाज द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इथियोपिया। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इनफैक्ट जो अभी रूलिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इथियोपिया के अबी अहमद, उनको सत्ता में लेके आने के लिए इसका हाथ था, इस पार्टी का हाथ था, इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग इन अफ्रीका। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अफ्रीका में बहुत बड़ी कॉकटेल, बहुत बड़ी खिचड़ी बनी हुई है, बहुत डेडली कॉकटेल बनी हुई है। व्हाई? बेस्ड अपॉन एथनिक एंड सेक्टेरियन वायलेंस। इट इज नॉट रिलीजन। हिंदू मुस्लिम हम देखते हैं यहां पे, इंडिया में, पाकिस्तान में, अपना बांग्लादेश में, हर जगह देखते हैं, लेकिन साउथ एशिया में हिंदू मुस्लिम होता होगा, लेकिन अफ्रीका में हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होता। अफ्रीका में सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो ट्राइबल इश्यूज के बेसिस पे है, एथनिक वायलेंस का भी देखने को मिलता है। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन अफ्रीका। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, जब इथियोपिया की सरकार ने बाय द वे, इथियोपियन कॉफी बड़ी फेमस होती है, अगर आप कॉफी के शौकीन हैं। इथियोपिया की सरकार ने अक्यूज किया था टीपीएलएफ को कि वो नदन कमांड मिलिट्री बेस पे अटैक किया है उसने, बिकॉज टीपीएलएफ का जो हुक्का पानी है, जो सारा खर्चा पानी है, वो इथियोपिया की सरकार ने बंद कर दिया। अबी अहमद आए, अबी अहमद को सत्ता में लेके आने के लिए किसका हाथ था? टीपीएलएफ का हाथ था। टीपीएलएफ ने कहा कि भैया अब तू सत्ता में आ गया है, अब तू संभाल इथियोपिया को, हमको पैसे देता रहे, और तेरे को हमने अपना नुमाइंदा बना दिया है। क्योंकि इथियोपिया विच इज अ फेडरेशन ऑफ 10 रीजन्स, विच इज अ फेडरेशन ऑफ 10 स्टेट्स, वहां पे भी बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पे भी डिफरेंट ट्राइबल लोगों का अपना अपना रीजन है। अब अबी अहमद जब बनता है प्राइम मिनिस्टर, उसने क्या किया? उसने फंडिंग पे रोक लगा दी। उसने कहा कि मैं सेंट्रलाइजिंग फिगर बनूंगा, मैं एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रन करूंगा, मैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रन करूंगा। तो यानी कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अबी अहमद चलाना चाहते थे, जो कि टीपीएलएफ को पसंद नहीं था। तो टीपीएलएफ और अबी अहमद के बीच में, यानी कि इथियोपिया की सरकार और टीपीएलएफ के बीच में लड़ाई होती है, वायलेंस होता है। टीपीएलएफ जो तिग्रे रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, और तिग्रे रीजन का कैपिटल कौन सा है? तिग्रे रीजन का कैपिटल है, एक बता देता हूं यहां पे, मेकेल जो है तिग्रे रीजन का कैपिटल है। तो अफ्रीकन यूनियन ने, स्टेटमेंट जो 3 है वो करेक्ट है, अफ्रीकन यूनियन ने मीडिएट किया प्रिटोरिया पीस एग्रीमेंट इन नवंबर 2022, जिसके चलते कंप्लीट सीज फायर और पार्शियल डिसआर्ममेंट हुआ ऑफ द टीपीएलएफ फोर्सेस। तो स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है, बिकॉज इरिट्रिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया था इथियोपिया की आर्मी को। यहां पे मैप में देखें, ये इरिट्रिया है, ओपनिंग अप टू द रेड सी। इरिट्रिया इज ओपनिंग अप टू द रेड सी। यहां पे इथियोपिया है। इथियोपिया इज नाउ लैंडलॉक्ड बिकॉज इथियोपिया के पास एक्सेस नहीं है टू द रेड सी। पहले था बिकॉज इरिट्रिया इथियोपिया का पार्ट था। अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। और यहां पे सिविल वॉर के बारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पे डिटेल में जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसमें पढ़ लेना, इसके सिविल वॉर के बारे क्या था क्या नहीं था, मैंने यहां पे ब्रीफली इंफॉर्मेशन मेंशन करी है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो, इस करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि विद इन 15 मिनट्स आपके ये 5 सवालों को रैप अप करूं। बातें बताने वाली तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं तभी करके आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी भी लगता है कि आप अफ्रीका को डिटेल में समझना चाहते हैं, करंट अफेयर्स पिछले 2 साल के रैपिडली रिवाइज करना चाहते हैं, आए जुड़े, हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में जुड़े। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कोर्स मैंने बनाया है और बहुत बेहतरीन बनाया है। सो मुझे अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, इसी करके आपको कह रहा हूं कि अगर आप सच में अपने आईआर के जो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो सिक्योर करना चाहते हो, पिछली बार तो खैर 17 क्वेश्चंस आए थे 2024 में, तो यू मस्ट जॉइन दिस कोर्स, काफी हेल्प मिलेगी। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है पोर्ट बर्बरा से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेटमेंट्स पढ़ो, क्या सही आंसर है निकालने की कोशिश करो, पॉज करो। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पोर्ट बर्बरा सोमालिया नहीं, सोमालीलैंड में है।
जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट कंट्री है। बताऊंगा उसके बारे भी। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। So Port Berbera is in Somaliland, which is a self-declared independent state, not Somalia. हाँ, वो सोमालिया में से ही निकला है सोमालीलैंड। किसी वीडियो में बताऊंगा सोमालिया और सोमालीलैंड के मुद्दे के बारे भी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी आज के इस वीडियो में इस बात को समझो। हाँ, ये पोर्ट बर्बरा जो है इसका एक्सेस इथियोपिया को मिला है। बदले में सोमालीलैंड ने कहा है कि भैया मुझको तू मान, मुझको तू स्वीकार कर कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं। मुझको तो स्वीकार कर कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं, मेरी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर, मैं एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री हूं। अगर तू उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो बदले में देखो मैं पोर्ट बर्बरा का एक्सेस दूंगा। इथियोपिया को था ठीक है भाई, मेरे को मंजूर है, मैं तो कोई इंडिपेंडेंट कंट्री मान लेता हूं। सोमालीलैंड को इथियोपिया के अलावा एक ताइवान ही है जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। ताइवान को खुद कोई वैसे इंडिपेंडेंट नहीं मानता, ताइवान के अपने अलग से रोने धोने हैं। तो भाई सोमालीलैंड को इथियोपिया ने कहा कि मैं तेरे को इंडिपेंडेंट कंट्री मानने को तैयार हूं। बदले में सोमालीलैंड कहता कि ठीक है पोर्ट बर्बरा का एक्सेस तू ले ले। अब पोर्ट बर्बरा का एक्सेस अगर इथियोपिया को मिल रहा है तो उससे इथियोपिया को रेड सी में कनेक्टिविटी मिल रही है। बिकॉज इथियोपिया का कई सालों से इस बात का शिकवा था, इस बात का नाराजगी थी कि भैया मेरे पास रेड सी के टुवर्ड्स एक्सेस ही नहीं है। पहले था थ्रू इरिट्रिया, लेकिन अब इरिट्रिया खुद में इंडिपेंडेंट हो चुका है तो मेरे पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इस डील से इथियोपिया को एक्सेस मिला है टू द रेड सी। ये देखिए, ये है आपका पोर्ट बर्बरा जो कि सोमालीलैंड में है। सोमालीलैंड ने 18 मई 1991 में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। और सोमालीलैंड के अपने आप के रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, उसका खुद का फंक्शनिंग पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन दुनिया भर में केवल 2 ही देश हैं जो कि सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट मानते हैं। कैसा लगा प्रीमिक्स? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून अगेन। थैंक यू सो मच।